हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। हमारी क्वेश्चन सीरीज पूरी हो गई है। जो हमने मूल अधिकारों तक देखी थी कि मूल अधिकार नहीं, हमने जो संविधान संशोधन किए और जो हमने कौन कौन से स्रोत से हमारे संविधान का निर्माण किया था, ये सब हमारे क्वेश्चन सीरीज में पूरा हो चुका है। आज हम देखेंगे कि जो हमारा मूल संविधान है उसमें किस तरह से संशोधन किया गया और कौन कौन से मूल अधिकारों का हनन हो सकता है और संसद किस में कटौती कर सकती है। तो आज हम ये एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में हम 3 शब्द सम्मिलित करते हैं, जिसमें शामिल होते हैं युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। जो किसके द्वारा किया जाता है? अगर सशस्त्र विद्रोह आता है तो वो जो भारत में रह रहे लोग होते हैं उनके द्वारा किया जाएगा। युद्ध होगा वो बाहर किसी देश के द्वारा किया जाता है, बाहर किसी देश जिसमें सेना सम्मिलित हो जाती है तो वो इसे युद्ध कहा जाता है। और बाहरी आक्रमण क्या कहा जाएगा? बाहरी आक्रमण में हम शामिल करेंगे जिसमें जैसे हमारे भारत देश की सीमा है और वो किस किस से लग रही है। पाकिस्तान अधिकतर जो हमारी सीमाओं पर बमबारी होती रहती है, गोलाबारी होती रहती है, तो वो बाहरी आक्रमण कहा जाएगा। इस तरह से चीन भी काफ़ी बार घुसपैठ करते रहते हैं, तो वो जो कारगिल वगैरह LOC जो हमारी बनाई गई है या LAC है, तो उस तरफ हमारा जो उनके द्वारा घुसपैठ करी जाएगी तो वो क्या कहा जाएगा? बाहरी आक्रमण कहा जाएगा। इसमें हमारा बता रखा है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान मूल अधिकारों का जो निलंबन होगा वो कौन कौन से आर्टिकल में बताया गया है और उससे कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हनन होंगे या निलंबित किए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 358 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 का स्वतः ही निलंबन हो जाता है। अब इसमें आ गया अनुच्छेद 19, तो हम अनुच्छेद 19 के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 19 में हमने क्या क्या देखा था? अनुच्छेद 19 के अंदर हमें कितने प्रकार की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी। इसमें कौन कौन सी करी गई थी? वाक और अभिव्यक्ति, सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता हमें दी गई थी। सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म का अबाध विचरण, संघ बनाने की, संगठन बनाने की, संघ और संगठन बनाने की हमें स्वतंत्रता दी गई थी। हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। और एक छठी थी आजीविका। हम अपने आजीविका के साधनों की प्राप्ति के लिए भारत देश में कहीं भी निवास कर सकते हैं। तो ये हमारी 6 प्रकार की आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं बताई गई थी। तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो आर्टिकल 19 है उसका स्वतः निलंबन हो जाएगा। तो ये बात आर्टिकल 358 में करी गई है। लेकिन जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी द्वारा करी जाती है। और ये जो उद्घोषणा है वो कब कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह उन्हें लेनी होगी। पहले परामर्श लिया जाता है किससे? मंत्रिपरिषद से। मंत्रिपरिषद अपनी सलाह देती है या लिखित में देती है, तो राष्ट्रपति जी उद्घोषणा करते हैं राष्ट्रीय आपात की। राष्ट्रीय आपात आर्टिकल 352 में बताया गया है। आर्टिकल 352 से लेकर 360 तक आपातकाल की बात करी गई है। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो किसके अंडर? आर्टिकल 352 के अंडर लगाया जाता है राष्ट्रपति जी द्वारा। इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 19 का स्वतः निलंबन हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक आर्टिकल आता है 359, 359। इसमें बताया गया है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति अन्य अधिकारों को निलंबित कर सकता है।
जो अन्य मूल अधिकार है कौन कौन से, 12 से 35 तक जो हमारे मूल अधिकार है, उनमें से राष्ट्रपति जी को यह शक्ति दी गई है आर्टिकल 359 में कि वो किसी भी मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं। इसके अंदर 2 आर्टिकल मुख्य रूप से शामिल करे गए, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 में अपराधों से दोष सिद्धि का निवारण दिया गया है। अगर आप अपराध करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के निवारण आपको बताए थे मैंने कि 3 प्रकार के निवारण कौन कौन से थे। सजा उसी केस में दी जाएगी जो आपने उस समय किया था, और सजा के समय एक अगर आपने अपराध किया है तो उसके लिए 2 बार सजा आपको नहीं दी जाएगी। तीसरा आता है इसके अंदर कि व्यक्ति को किसी भी तरीके से बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपने खिलाफ गवाही दे। तो इसमें 3 प्रावधान शामिल करे गए थे आर्टिकल 20 में। आर्टिकल 21 में हमें स्वतंत्रता दी गई थी, कौन सी, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हमें दी जाती है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में क्या शामिल किया गया था, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सभी भारतीयों को या सभी नागरिकों को दिया गया है। तो आर्टिकल 359 कहता है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जी को यह अधिकार होगा कि वह अन्य मूल अधिकारों को भी निलंबित कर सकता है। इसमें मूल रूप से 3 आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 19, 20 और 21, इन तीनों का निलंबन किया जा सकता है आर्टिकल 359 और 358 के तहत। अब इसमें आती है 44वां संविधान संशोधन 1978 किया जाता है। इन दोनों आर्टिकल को देखने के बाद में 44वां संविधान संशोधन 1978 संसद द्वारा लाया जाता है। अधिकार बनाती है संसद, अपना अधिनियम बनाती है और कहती है कि सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा होती है तो आर्टिकल 19 का निलंबन नहीं होगा। सशस्त्र विद्रोह जो भारत में रहने वाले लोग हैं, अगर उनके द्वारा कोई विद्रोह किया जाता है आर्टिकल 19 का निलंबन इसमें नहीं होगा अगर सशस्त्र विद्रोह किया जाता है। ये कौन से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 द्वारा, इस समय कौन सी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, जनता दल, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे हमारे, मोरारजी देसाई। तो उन्होंने 1978 में एक संविधान संशोधन करते हैं और कहते हैं कि अगर सशस्त्र विद्रोह किया जाता है, अगर भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा कोई विद्रोह किया जा रहा है तो आर्टिकल 19 का निलंबन इसमें नहीं होगा। समझ में आई ये बात? आर्टिकल 19 का निलंबन 1978 द्वारा रोक दिया गया था। इसके बाद में 44वें संविधान संशोधन में जनता पार्टी द्वारा एक अमेंडमेंट में एक अधिनियम और जोड़ा गया जिसमें कहा कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबन स्वतः नहीं किया जाएगा। मतलब आर्टिकल 358 और 359 का यहाँ दोनों जगह खंडन किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। ये तीनों जो हमारे मूल अधिकार है, वो कोई भी सशस्त्र विद्रोह होगा या फिर राष्ट्रीय आपात, यहाँ राष्ट्रीय आपात की बात करी गई है, और जो पहले वाला था जिसमें उसमें सशस्त्र विद्रोह की बात करी गई थी। तो इन दोनों के तहत 20, 21 और 19वां जो अनुच्छेद है वो लागू रहेंगे और अपना कार्य करते रहेंगे। यदि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद ऐसी कोई विधि बनाती है या कानून बनाती है जिसमें मूल अधिकारों का हनन है या निलंबन किया जा रहा है, तो उसे बाकायदा उस अधिनियम में लिखना पड़ेगा कि मूल अधिकारों का, उस कानून में राष्ट्रीय आपातकाल व मूल अधिकार का निलंबन का उल्लेख होना चाहिए। ये 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया कि अगर मूल अधिकारों का हनन आप लोग कर रहे हैं तो मूल अधिकारों का हनन किस वजह से किया जा रहा है, उसका तर्क वितर्क इसमें दिया जाना चाहिए, और राष्ट्रीय आपातकाल व मूल अधिकार के निलंबन का उल्लेख भी कि कौन सा मूल अधिकार का निलंबन किया जा रहा है उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं मूल अधिकारों में संशोधन।
हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आर्टिकल 13(2). तो आर्टिकल 13(2) में प्रावधान किया गया था कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी या संसद ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का हनन करता हो, या फिर उसमें कहा गया था कि संसद जब हमारे मैं आपको इस तरह से समझा सकती हूँ कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था, कब हुआ था संविधान? 26 नवंबर 1950 को। उससे पहले की विधियां, उनके लिए आर्टिकल 13(1) में बात करी गई है, और संविधान लागू होने के बाद की अगर कोई विधि संसद द्वारा बनाई जाती है उसकी बात आर्टिकल 13(2) में करी गई है। तो उसी के संशोधन की बात यहाँ पर बताई जा रही है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकारों में कटौती हो। संसद को ये पावर नहीं दी गई है कि वह ऐसी कोई विधि बनाए जिससे हमारे जो मूल अधिकार है उनमें कटौती की जा सके। मूल अधिकारों का निलंबन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 368 संसद को संविधान संशोधन की शक्ति देती है। 368 कौन से में? 368 4 में संविधान संशोधन की शक्ति दी गई है तथा इस शक्ति की किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि संसद को असीमित शक्ति है कि वह अपने मूल अधिकारों का किसी में भी कटौती कर सकती है, किसी में भी संशोधन कर सकती है। एक बात यहाँ याद रखने की है कि किसी भी सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है, तो यहाँ पर उसकी असीमित शक्ति बताई गई है, 13(2) में बताई गई है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब आगे जाकर ये प्रश्न उठता है, आगे जाकर 4 या 5 ऐसे केस होते हैं उसमें ये बात उठाई जाती है, न्यायालय में ये याचिका दायर की जाती है कि क्या संसद को इतनी पावर है कि वह अपने हमारे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन कर सकती है, या उसकी किस सीमा तक उसमें संशोधन किया जा सकता है। तो संसद मूल अधिकारों में संशोधन करके उनमें कटौती कर सकती है या नहीं, ये उसकी पावर है। तो किस सीमा तक उसकी ये पावर दी गई है? संविधान संशोधन के लागू होते ही यह बहस प्रारंभ हो गई थी। संविधान कब लागू हुआ हमारा? 26 नवंबर 1950 को। उसके बाद में ही एक केस आता है, इससे पहले एक केस आया था सज्जन सिंह वाद। सज्जन सिंह वाद इसके बाद में आया था। एक पहले एक केस आया था चंपकम दोराई राजन, ये आया था दोराई राजन वाद 1950 में। अब 1950 जब हमारा संविधान लागू ही हुआ था, तो संविधान लागू होने के जस्ट बाद में ही एक केस आ गया सामने कि संसद को क्या इतनी शक्ति है कि वह हमारे मूल अधिकारों का हनन कर सकती है या उनमें कटौती कर सकती है। अगर कटौती कर सकती है तो वो किस सीमा तक कर सकती है। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया संसद की शक्ति इतनी है कि वह मूल अधिकारों में भी हनन कर सकती है। क्लियर है? इसमें कर सकती है। इस वाले में वाद में न्याय दिया गया कि अपने जो मूल अधिकार है उनका संशोधन किया जा सकता है। इसके बाद में ही एक केस आता है शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ 1965 में। ये केस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होता। जो अनुच्छेद 13(2) है जिसमें कहा गया है कि संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करती है। ये वाला जो आर्टिकल हो गया 13(2), अब 368 में क्या कहा गया है कि संसद की संशोधन करने की असीमित शक्ति है। संसद किसी भी अधिनियम में मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इन दोनों की बात यहाँ एक दूसरे से टकरा रही है। अब इसमें आगे क्या कहा गया है कि 13(2) केवल सामान्य विधि पर लागू होगी। सामान्य विधि, संविधान संशोधन को इसमें विधि के अपोजिट रखा गया है। संविधान संशोधन को विधि नहीं माना गया है। इसमें बस आपको इतना ही समझना है
कि संविधान संशोधन, इसमें सिर्फ विधि बनाने की बात करी गई है 13(2) में कि किसी विधि से टकराव नहीं होना चाहिए, लेकिन संसद ने सिर्फ इतनी सी परिभाषा दी है कि जो संविधान संशोधन है वो विधि में शामिल नहीं करी जाती। संविधान संशोधन विधि नहीं है। क्लियर है सभी को ये बात? 13(2) और आर्टिकल 368 एक दूसरे का टकराव नहीं माना जाएगा। अतः संसद सामान्य विधि के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। सामान्य विधि के द्वारा तो नहीं कर पाएगी, लेकिन संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती की जा सकती है। और संविधान संशोधन विधि नहीं है, कानून नहीं है, ये संसद की शक्ति है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? इस संसद की शक्ति विधि के अपोजिट मानी जाएगी। विधि यानी कानून बनाने का कार्य, कानून बनाने का कार्य भी संसद ही कर रही है और अधिनियम या संशोधन का काम भी संसद ही कर रही है। लेकिन संशोधन अलग है और विधि अलग है। विधि या कानून किसके लिए? लोगों के लिए बनाए जाते हैं, और जो संशोधन होगा वो किसमें किया जाएगा? हमारे आर्टिकल्स में किया जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये कौन से वाद में? शंकरी प्रसाद केस में हमें बताया गया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आता है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965। 1965 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को दोहराया जो शंकरी प्रसाद मामले में दिया था। वहां पर ये वापस से दोहराया गया और ये माना कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, उन्हें संशोधन द्वारा कम भी कर सकती है। दोनों मामलों में, शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने अपना यही फैसला सुनाया कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, ये संसद की अपनी शक्ति है। क्लियर है? दो केस देखे हमने, सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद, दोनों में संशोधन, मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति किसे दी गई है? संसद को दी गई है। अब आता है गोलकनाथ केस, पंजाब राज्य। ये भूमि सुधार से संबंधित है। किससे? भूमि सुधार कानूनों से। जो आर्टिकल, जो मूल अधिकार किस में पहले शामिल था? 31 में जो संपत्ति का अधिकार दिया गया था, उसको हटाने के लिए ये केस लाया गया था, भूमि सुधार लाए गए थे। अब इसके तहत एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलट दिया तथा इसने माना कि अनुच्छेद 368 के तहत किया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक विधि है, अतः 13(2) उस पर भी लागू होगा। जो अभी पहले संविधान संशोधन के द्वारा क्या बताया गया था, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, कि विधि अलग होगी और संविधान संशोधन अलग रखा जाएगा। लेकिन इस केस के बाद, गोलकनाथ केस के बाद में बताया गया कि संविधान संशोधन भी एक विधि के तहत ही आएगी। जो संसद द्वारा जो विधि बनाने की उसको शक्ति दी गई है, संसद की जो शक्ति है, वह शक्ति किसके तहत? भाई आप कोई कार्य कर रहे हो, संशोधन कर रहे हो, तो वो आपकी एक शक्ति तो होगी, वो एक आप कानून ही तो बता रहे हो। तो आप इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हो? तो इस चीज में जो दो पहले के केस हुए थे उसमें मूल अधिकारों की संकीर्ण व्याख्या आपको देखने को मिल रही है। इसमें व्यापक व्याख्या आपको देखने को मिल रही है कि 368 और 13(2) इन दोनों को, संविधान संशोधन को विधि के तहत ही माना जाएगा। क्लियर है? यहाँ सिर्फ विधि और संविधान संशोधन की बात आपको समझ के चलनी है कि कहाँ किसे विधि बताया जा रहा है और कहाँ संविधान संशोधन की बात करी जा रही है। अर्थात संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में कटौती नहीं कर सकती। अब इसमें कटौती नहीं कर सकती, इसमें मूल अधिकारों में संसद को इतनी पावर नहीं है कि वह सिर्फ संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में कटौती कर सकती है। लेकिन न्यायालय ने मूल अधिकारों में पूर्ववर्ती संशोधनों को रद्द नहीं किया, यथावत रखा। ये भूतलक्षी अवधारणा थी। कैसी अवधारणा? भूतलक्षी अवधारणा। इसे भूतलक्षी अवधारणा कहा गया था कि पहले के जो अधिनियम में संशोधन कर दिया गया या पहले जो भी केस चले थे उनको तो यथावत रखा जाएगा, जैसे का तैसा रखा जाएगा। लेकिन जो अब आगे आने वाले केस हैं, जो फ्यूचर में जो केस आएंगे,
उनका फैसला किसके हिसाब से दिया जाएगा? गोलकनाथ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या दी है, जो उसकी व्यापक व्याख्या करी है, उसके हिसाब से संशोधन किया जाएगा या संशोधन नहीं कर सकती है। ये उसकी असीमित शक्ति नहीं है, उसमें की सीमित पावर या संशोधन की सीमित पावर यहाँ पर बताई गई है। क्लियर है? इसने कहा कि भविष्य में अधिकारों में संशोधन करके कटौती नहीं की जा सकती, अर्थात इस निर्णय का भूतलक्षी क्रियान्वयन नहीं किया जाएगा। जो भूतकाल में जो पास्ट हो गया वो तो हो गया, चलो वहां तक जो भी प्रावधान किए गए या वो जो भी संविधान संशोधन किए गए उनको नहीं छेड़ा जाएगा, लेकिन आगे जो भी कुछ कार्य किए जाएंगे या संसद द्वारा जो संविधान बनाया जाएगा या उसमें कोई भी संशोधन किया जाएगा, तो जो ये गोलकनाथ केस है उसको ध्यान में रखते हुए संसद आगे कार्य करेगी। अब इसमें 24वां, 25वां, 26वां 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक साथ लाए गए थे 1971 में। 24वें संविधान संशोधन में बताया गया, इसमें एक अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(1) जोड़े गए। 368(1) में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति बताई गई है। न्यायिक पुनरावलोकन और संशोधन, और एक शक्ति है कौन सी है? संशोधन करने की, संसद की संशोधन की शक्ति। 368 में ये 2 शक्तियां दी गई है। किसे? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसकी है? सुप्रीम कोर्ट की। और संशोधन की शक्ति संसद की। ये दोनों 368 में शामिल करी गई है। 13(4) आर्टिकल 13(4) इसमें जोड़ा गया, जिसमें यह बताया गया कि विधि के अंदर किसे किसे शामिल किया जाएगा। अब इसे हम आगे थोड़ा आगे समझेंगे कि आर्टिकल 13(4) में क्या बताया गया है। एक आर्टिकल 13(4) 39B और 39C, जो हम आगे DPS भी पढ़ेंगे, उसमें आर्टिकल 2 आर्टिकल आते हैं 39B और 39C। जब हमारे जो मूल अधिकार है आर्टिकल 19, 20, 21, तो इनका हनन नहीं होगा या नहीं किया जाएगा जब ये दोनों आर्टिकल प्रभावी होंगे। हम इसको आगे समझेंगे, बस आपको अभी इतना ही याद रखना है कि इन दोनों आर्टिकल को मूल अधिकारों पर प्रधानता दी गई है। इन अनुच्छेदों में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि अनुच्छेद 13(2) अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगा। जो संविधान संशोधन की शक्ति है उस पर 13(2) लागू नहीं होगा। ये किसने जोड़ दिया? 1965 में तो वाद आया, किसका? गोलकनाथ वाद। गोलकनाथ वाद आता है 1967 में। गोलकनाथ वाद के बाद में 1971 में संविधान संशोधन किया जाता है 24वां। उसमें बताया गया कि अनुच्छेद जो 13(2) है, जो संसद की विधि बनाने की शक्ति है और विधि जो मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, जो हमने 13(2) में पृथक्करणीयता का सिद्धांत देखा था, तो वो अनुच्छेद 368 पर लागू नहीं होगी। ये साफ साफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसमें अधिनियम में लिख दिया गया है कि जो भाई 13(2) की जो शक्ति है वो 368(1) से बिल्कुल ही विच्छिन्न रहेगी, बिल्कुल अलग अलग रहेगी। इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। अगर 368 के तहत कोई विधि या कानून संशोधन किया जा रहा है तो उसे आर्टिकल 13(2) का सहारा लेकर उसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना जाएगा। बस आपको इतना समझना है कि वो 13(2) का सहारा लेकर आर्टिकल 368 की किसी भी बात को आप न्यायालय में वाद योग्य नहीं ले जा सकते। इस संशोधन से संसद ने मूल अधिकारों में संशोधन करके उन्हें पुनः कम करने की अपनी शक्ति फिर से प्राप्त कर ली। भाई वापस से ये वाला जो 24वां संविधान संशोधन 1971 लाया गया, उसमें संसद ने वापस से ये शक्ति अपने पास में कर ली कि भाई संविधान संशोधन कर सकती है। संविधान के किसी भी भाग में संविधान संशोधन करने की उसकी असीमित शक्ति है। क्लियर है यहाँ तक? अब आता है 25वां संविधान संशोधन 1971 में। ये संविधान संशोधन 3 संविधान संशोधन लाए गए थे 24, 25 और 26। कौन से केस के बाद में? गोलकनाथ केस के बाद में। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया। 31C में
विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि के अंदर किसे किसे शामिल किया जाएगा। विधि की परिभाषा दी गई है कि विधि में किसे शामिल किया जाएगा। यदि 31C जोड़ा गया, जिसके अनुसार यदि अनुच्छेद 39B तथा 39C, जो अभी मैंने जस्ट अभी आपको एक टॉपिक बताया कि 39B और 39C को प्रधानता दी गई है, बस उसी की बात इसमें करी जा रही है कि उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संसद यदि कोई अधिनियम पारित करती है, यह अधिनियम अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक हो जाएगा। कौन सा अधिनियम? अगर ये 39C और 39B के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर ये तीनों टकराव इनसे टकराते हैं, आर्टिकल 14, 19 और 31 से आर्टिकल 39C और 39B टकराते हैं, तो ये तीनों अधिकार इनका हनन हो जाएगा, इनका निलंबन हो जाएगा। यहाँ पर इसे 39B और 39C को प्रधानता दी गई है। कौन से में? आर्टिकल 31C में। समझ में आ रहा है? जो विधि शब्द परिभाषित किए गए हैं उसके अंदर 39B व 39C को तीन मूल अधिकारों पर 14, 19 और 31 पर, 31 में संपत्ति का अधिकार आता है, तो उसके ऊपर उसे प्रधानता दी गई है। इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक हो तथा इस प्रकार के अधिनियम को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो 24 में क्या देखा? अभी हमने 24वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने देखा कि अनुच्छेद 13(4) जोड़ा गया और अनुच्छेद 368(1) जोड़ा गया और स्पष्ट किया गया कि 13(2) और 368 का टकराव नहीं होगा, या 368 के तहत 13(2) को चुनौती दी जा सकती है, या 13(2) के तहत 368 को चुनौती नहीं दी जाएगी। इसके बाद में 25वां हमने देखा कि 31C जोड़ा गया। इसमें बताया गया कि आर्टिकल 39B और 39C अगर मूल अधिकार जिसमें 14, 19 और 31 एक दूसरे से अगर टकरा रहे हैं, तो 39B और 39C को प्रधानता दी जाएगी। 26वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसमें राजाओं के प्रीवी पर्स बंद किए गए या उनको समाप्त किया गया। अब ये प्रीवी पर्स आता है कि प्रीवी पर्स क्या होते हैं? प्रीवी पर्स के अंदर ये हमारे पहले आर्टिकल 291 में इसे शामिल किया गया था, अब तो ये निरसित कर दिए गए हैं। प्रीवी पर्स उस समय जो हमारी 562 रियासतें थी, तो इन रियासतों में जो राजा थे उनको खुश करने के लिए, या आप ये कह सकते हैं कि उनको अपने भारत में मिलाने के लिए लोगों, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयास किए थे। तो इसी के लिए उन्होंने प्रीवी पर्स लागू किए थे। उनको उनके लिए मेहनताना, या आप कह सकते हैं कि एक निश्चित धनराशि वार्षिक उनको दी जाती थी। जैसे अगर कोई छोटी रियासत होगी तो उसे 10,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। अगर कोई बड़ी रियासत होगी तो उसे 1 लाख से 2 लाख तक, या 10 लाख से 20 लाख तक भी मेहनताना या वार्षिक धनराशि उन्हें दी जाती थी। और वो इसीलिए शामिल करी गई थी ताकि वो भारत देश में शामिल हो जाए, राजी खुशी भारत देश को अपना ले। इसको हमने 26वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 द्वारा हटा दिया गया, क्योंकि जब रियासतें हमारे भारत में मिल ही चुकी थी तो इसका कोई कार्य नहीं था, तो इनको हटा दिया गया। अब आता है सबसे बड़ा केस, केशवानंद भारती केस। ये भी भूमि सुधार से संबंधित है। इसमें जो केशवानंद भारती जी है, केरला सरकार ने जो भूमि सुधार कानून के अधीन उनकी जो मठ, या आप कह सकते हैं धार्मिक आयोजन की जो जमीन थी केशवानंद भारती जी की, वो केरल सरकार ने अपने अधीन कर ली थी। तो ये जाते हैं सब किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी याचिका दायर करते हैं। और पहले जो संपत्ति का अधिकार था 31 में, तो उसके बलबूते पर उन्होंने कहा कि संसद को इतना अधिकार है कि वह किसी के मूल अधिकार का हनन कर सकती है या संविधान संशोधन कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस सीमा तक कर सकती है। तो ये भूमि सुधार के तहत ये केस फाइल किया गया था
1973 में ये अब तक की भारत की सबसे बड़ी बेंच, कितने न्यायाधीशों की बेंच थी ये? 13 न्यायाधीशों की बेंच थी। इसमें 7-6 से पक्ष और विपक्ष में फैसला दिया गया था। इसमें सबसे बड़ा सिद्धांत लागू हुआ कि क्या? मूल ढांचे का सिद्धांत। इसमें संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत इसके साथ लागू किया गया कि संशोधन तो कर सकती है, लेकिन वह संविधान के जो बुनियादी ढांचा है, संविधान का जो हमारा बुनियादी ढांचा है, स्ट्रक्चर है, उसमें उसको आहत नहीं कर सकती, उसमें फेरबदल नहीं कर सकती। ऐसे नहीं कि एक व्यक्ति, चलो आप ये समझ लीजिए, एक व्यक्ति है, वो डेली ड्रेस चेंज करता है, कुछ ना कुछ अलग पहनता है, कभी जीन्स पहन रहा है, कभी पैंट पहन रहा है, कभी पजामा पहन रहा है, पजामा टी शर्ट में आ रहा है। तो जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति तो व्यक्ति ही रहेगा, वो उसका रोज का जो ड्रेसिंग सेंस है वो चेंज हो रहा है। तो हम हमारे मूल अधिकारों में तो बदलाव कर सकते हैं, उसमें संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का मूल ढांचा है, आप ये देखिए कि उसकी उंगली काट दी जा रही है या फिर और कुछ अंग उसका विस्थापित किया जा रहा है, तो आप ये क्या बोलेंगे उसको कि मूल ढांचा उसका विकृत किया जा रहा है। तो हमारे संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करी जानी चाहिए। मूल अधिकारों में संशोधन करके उसमें कटौती कर सकते हैं, कटौती की जा सकती है मूल संविधान में संशोधन करके। ये जो मूल संविधान का बुनियादी ढांचा है, कौन से केस में? केशवानंद भारती केस में हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर हमें दिया था। ये देखिए, बुनियादी ढांचे की अवधारणा सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के बाद में सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान के बुनियादी ढांचे की अवधारणा कोई तथ्य नहीं है, इसलिए न्यायालय इसमें समय समय पर संशोधन कर सकती है। बुनियादी ढांचे के अंदर संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह समय समय पर इसमें कोई फेरबदल कर सकती है, और न्यायालय जो हमारा ये बुनियादी ढांचा है उसकी समय समय पर व्याख्या करेगा। जब भी कोई ऐसा केस बनेगा, ऐसा केस सामने आएगा, तो न्यायालय को यह शक्ति दी गई है हमारी सुप्रीम कोर्ट को कि वह हमारे बुनियादी ढांचे को की व्याख्या करे कि उसके अंदर किसे किसे शामिल किया गया है। न्यायालय ने 25वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को असंवैधानिक घोषित किया क्योंकि यह न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है। न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है। कौन सा भाग? 25वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का दूसरा भाग। इसमें क्या बताया गया था कि आर्टिकल 13(2) और आर्टिकल 368(1) जो शामिल किया गया था उसे सीमित, किसकी? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को सीमित करता है, तो ये इसे हटा दिया गया तथा न्यायिक पुनरावलोकन की संविधान का बुनियादी ढांचा बना। जो न्यायिक पुनरावलोकन है, तो अगर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा तो आप एक बात ये जरा थोड़ा सोचकर चलिए कि संसद कोई भी अधिनियम ला रही है, कैसा भी अधिनियम ला रही है अपनी मनमर्जी से, तो अगर उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जाएगा तो उससे व्यक्तियों का मूल अधिकारों का हनन भी हो सकता है। या फिर आप मूल अधिकार ही जाने दीजिए, कोई भी जो आर्टिकल होता है उसमें संसद को क्या इतनी पावर होनी चाहिए क्या वो अपनी मनमर्जी से उसमें किसी भी तरह से संशोधन कर सके? चलिए, अगर उन्होंने संशोधन कर भी दिया तो भाई सबसे ऊपर जो हमारी न्यायपालिका बैठी हुई है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको इतनी शक्ति हमने दी है कि वह उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। वह ये बता सकती है कि यह हमारा जो बुनियादी ढांचा है उसको विकृत कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए इसमें 25वें संविधान संशोधन के दूसरे भाग को निरस्त कर दिया गया और जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति थी सुप्रीम कोर्ट की, वह बुनियादी ढांचे में शामिल कर ली गई। अब आप देख सकते हैं कि बुनियादी ढांचे में किसे किसे शामिल किया गया है, कौन कौन सी शक्तियां हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य यानी लोगों के द्वारा चुना गया प्रत्याशी हमें लोकतंत्र में शामिल किया गया है, यानी लोगों को अपनी सत्ता या जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का यहाँ अधिकार दिया गया है। लोगों के द्वारा शासन भारत में किया जाता है। संप्रभुता देश की, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, जो हमारा बुनियादी ढांचा है उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। संप्रभुता, हम किसी के दूसरे देश के अंडर रह के कार्य नहीं करते,
हमारी नीति या विधि विधान है, हम अपनी मनन शक्ति से बनाते हैं इसे, और यह देश की संप्रभुता कहलाती है। देश की संसदीय शासन प्रणाली, जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर, उसे बताया गया है। परिसंघीय ढांचा जिसमें शक्तियां अलग अलग बांटी गई है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, मूल अधिकार, पंथ निरपेक्षता, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, स्वतंत्र न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता कि हमारा संविधान सबसे सर्वोच्च है, और देश की एकता व अखंडता, जो हमारी देश की एकता व अखंडता है, इसे भी इसमें शामिल किया गया है, आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया है। तो ये सभी आपको शब्द अच्छे से याद होने चाहिए कि कौन कौन से शब्द हमारे बुनियादी ढांचे में शामिल किए गए हैं। इनके अलावा सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति दी गई है कि वह समय समय पर इसकी व्याख्या करेगा या कोई और भी शब्द इसमें जोड़ सकता है और अपनी व्याख्या बता सकते हैं कि बुनियादी ढांचे में क्या क्या शामिल किया जाएगा। अब इसमें आगे आता है कल्याणकारी राज्य। कल्याणकारी राज्य की स्थापना कौन करता है? डीपीएसपी के अंदर करी जाती है, जो हम आगे आने वाली क्लासेस में देखेंगे। डीपीएसपी के तहत कल्याणकारी राज्य की स्थापना करी गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता व गरिमा किसमें? आर्टिकल 19 में बताया गया है। विधि का शासन हमने किस में देखा था? आर्टिकल 14 में विधि का शासन देखा। मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य व संतुलन, जो हमारे मूल अधिकार है, जो हमारे संविधान में हमें दिए गए हैं, और जो हमारे नीति निर्देशक है, जो हमारे राज्य हमें प्रोवाइड करवाते हैं, राज्य जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हमारे बनाते हैं, तो उन दोनों में सामंजस्य बनाकर चलना या उनमें संतुलन बनाकर चलना, इस तरह से हमारे बुनियादी ढांचे का इसमें सिद्धांत शामिल किया गया है। समता का सिद्धांत, हमें कौन कौन सी समानताएं दी गई है। संविधान में संशोधन करने की संसद की सीमित शक्ति, भाई संसद को ये अब शक्ति सीमित कर दी गई है कि संसद की एक सीमित शक्ति होनी चाहिए। संसद को बुनियादी ढांचा हमारा विकृत करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। और न्याय तक प्रभावी पहुंच, न्याय तक जो हमारा न्यायपालिकाएं हैं उन तक नॉर्मल लोगों की साधारण पहुंच होनी चाहिए। अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत ये सभी सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं। 32 में हमने कौन सी रिट वगैरह देखी थी, हमने रिट पढ़ी है 32 और 226 में। 136, 141 और 142 के तहत हम जो इनके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं और वो किस तरह से अपने वाद और प्रकीर्णन उनको सुनाते हैं और उनका पालन उनसे करवाते हैं, तो ये सब आर्टिकल 141 और 142 में हम आगे पढ़ने वाले हैं। इसी तरह आर्टिकल 226 और 227 में हाई कोर्ट को शक्तियां दी गई है। वही 226 में 5 प्रकार की रिट हाई कोर्ट को दी जाती है। केशवानंद भारतीवाद में जो मैंने आपको बताया कि 13 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, न्यायाधीशों की पीठ बैठी थी और 7-6 से उन्होंने अपना फैसला सुनाया था। अब आता है 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहा जाता है। इसमें आर्टिकल सी का विस्तार किया गया, जिसके अनुसार आर्टिकल सी में मैंने आपको बताया कि विधि बताई गई थी, विधि की परिभाषा दी गई थी, विधि में किसे किसे शामिल किया जाता है। तो यह संसद सभी नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अगर कोई अधिनियम पारित करती है, तो इस अधिनियम से अगर संसद सभी डीपीएसपीज को लागू करने के लिए, तत्वों को उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिनियम पारित करती है, तो इस अधिनियम से अनुच्छेद 14, 19 व 31 के मूल अधिकारों का हनन होता है। तो इस आधार पर यह अधिनियम अवैधानिक हो जाएगा। ये कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन में बताया गया कि अगर कौन सा 31C में हमने 2 आर्टिकल जोड़े थे, 39B व 39C, अगर इनकी प्राप्ति के लिए इन तीनों का मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो राज्य को अपने डीपीएसपीज में संशोधन करना पड़ेगा या उनकी जो कल्याणकारी शक्तियां हैं उनको इसमें बदलाव लाने पड़ेंगे,
क्योंकि मूल अधिकारों का हनन ये अवैधानिक हो जाएगा इसके तहत जो हमने 42वां संविधान संशोधन लाया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि मूल अधिकारों को सबसे अधिक प्रधानता दी गई है। मूल अधिकार किसी भी कानून से छोटे नहीं माने जाएंगे, उनको हमेशा सर्वोपरि रखा जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? तो आज हमने एक केस और देखते हैं, मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स ये कपड़ा कंपनी थी जिसे सरकार ने बीमार घोषित कर दिया था। अब बीमार में क्या है कि बीमार घोषित कर दिया था, ये कपड़ा कंपनी थी कि ये लगातार हानि में जा रही है, तो ये भारत के लिए या फिर उस भारत के लिए सही साबित नहीं हो रही है, प्रॉफिटेबल नहीं हो रही है। तो मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ 1980 में एक वाद आया। 42वें संविधान संशोधन को इसमें चुनौती दी जाती है। अब 42वें संविधान संशोधन जो हमने पहले पढ़ा है कि 39B, उसमें 13(2) की व्याख्या करी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने जो 42वें संविधान संशोधन से 31C में किए गए विस्तार को अवैधानिक घोषित कर दिया तथा 31C को अपने पूर्ववर्ती रूप में स्थापित कर दिया। अब वापस से जो एक केस आता है उसमें वापस से ये जो मैंने अभी आपको बताया 14, 19 और 31 को संशोधित किया जा सकता है। और जो हमारे DPSPs होंगे जिसमें 39B और 39C को शामिल किया गया है, तो उनको उस पर प्रधानता दी गई है। ये कौन से केस के बाद में? मिनर्वा मिल्स के बाद में ये सामने आया है कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा 31C को अपने पूर्ववर्ती रूप में स्थापित कर दिया जाए। मतलब जो 31C में क्या जोड़ा गया था, 39B और 39C को पहले की तरह प्रधानता दी जाएगी। तो अभी तक भी पहले की तरह 39C और 39B में क्या दिया गया है कि राज्य अपने संसाधनों का राज्य में समानता से बंटवारा करेगी। सभी को लोगों को ध्यान में रखते हुए लोगों के हिसाब से उनको बंटवारा किया जाएगा। तो ये B और C में 39B और C में शामिल किया गया और इसे 31C में संशोधित करके शामिल किया गया था। तो इसके ऊपर जो आर्टिकल आ रहे हैं 14, 19 और 31, वो तीनों अपना उसमें संशोधन कर सकते हैं या फिर DPSPs के नीचे उन्हें मान्यता दी जाएगी। वो DPSP के ऊपर मूल अधिकार लागू नहीं किए जाएंगे। ये तीनों मूल अधिकार लागू इसमें नहीं किए जाएंगे, 14, 19 और 31। क्लियर है सभी को? यहाँ पर किसे मान्यता दी जा रही है? DPSP को। लेकिन DPSP को सिर्फ दो बार ही, या आप कह सकते हैं सिर्फ 2 संविधान में या अधिनियम में उन्हें मान्यता दी गई है, 39B और 39C में। तो चलिए आज की हमारी ये क्लास यहीं खत्म करते हैं, यहीं पूरी होती है। तो आज हमने समझ लिया कि मूल अधिकार जो हमें दिए गए हैं उसमें कौन कौन से संशोधन किए गए और कौन कौन से मुख्य वाद सामने आए हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। आज की क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। और अब हम आगे वाली क्लासेस में DPSP पढ़ने वाले हैं, जो हमारे DPSP के बारे में काफ़ी बार चर्चा भी हो गई है। तो वो हम आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक पढ़ेंगे, जो हमारे राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाते हैं और उसमें क्या क्या शामिल किया गया है। तो ये हम आगे आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में देखने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।